नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा छठी हिंदी बाल भारती। ये है हमारी कक्षा छठी की हिंदी बाल भारती की पाठ्यपुस्तक का मुख्य पृष्ठ। हम दूसरी इकाई के पाठ 3 लघु कथाएं के अंतर्गत आज तीसरी और अंतिम लघु कथा सुनने और देखने जा रहे हैं। 3 लघु कथाएं, इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका जन्म 1899 ईस्वी और मृत्यु 1961। रचनाएं, आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जूही की कली, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता आदि कविताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बहुत ही भव्य और रोबदार व्यक्तित्व था आपका। आप आधुनिक हिंदी कविता के दिग्गज कवियों में से एक हैं। आप छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रस्तुत लघु कथाओं में सजगता का महत्व, समय और धन का सदुपयोग तथा हर स्थिति को स्वीकार करें, यह सीख प्राप्त होती है। यह चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं इन चित्रों में क्या दिखाया गया है। तो ये दूसरा चित्र है। हम चलते हैं पहले चित्र की ओर। पहले चित्र में क्या दिखाया है? यस, इसमें एक व्यक्ति है, एक आदमी है, उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी है और उसके साथ एक गधा है और उस गधे के ऊपर कुछ लकड़ियों को बांधकर एक गट्ठर जैसा बनाया गया है और वो गट्ठर रखा हुआ है और वो गट्ठर गधे की पीठ पे लाद दिया गया है और ये उसके साहब जो हैं, उसके मालिक जो हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं। अब गधे भी चल रहे हैं, गधे साहब भी चल रहे हैं और उनके ये जो साथी हैं, मालिक हैं, वो भी चल रहे हैं। अब वो चलते चलते क्या हुआ, दूसरे चित्र में हम देखते हैं तो एक थोड़ा सा दलदली या कीचड़ वाला जैसा इलाका, गड्ढा जैसा पड़ा है और उस गड्ढे में कुछ मेंढक है। देखो, एक मेंढक यहाँ है, एक मेंढक यहाँ पर है और भी कुछ होंगे। और वो गधे जनाब उसी दलदल में गिर पड़े। अब गिर पड़े तो वो गड्ढा तो कीचड़ का गड्ढा, उसमें से उनको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि रे बाप रे, कितना गंदा है, ये कीचड़ है, गंदा है, बास आ रही है, शी ये कीचड़ मेरे शरीर पे लग गया है। और वो गधे जनाब जो है वो उसी में रेंकने लगे, रेंक रेंक के रोने लगे। कुछ देर तो इन मेढकों ने इनका रोना सुना, फिर उसमें से एक मेढक कूद के बाहर आया और उस मेढक ने इन साहब से कुछ कहा। क्या कहा वो आगे हम कहानी में जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जब भी कोई पाठ शुरू करते हैं और उस पाठ में यदि कोई चित्र दिया गया है तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि हम उस चित्र का पहले वाचन कर लें। अब आप कहोगे चित्र का वाचन कैसे करेंगे? चित्र भला कोई पढ़ने की चीज है? बिल्कुल है बच्चों। चित्र में जो भी पात्र दिखाए गए हैं, उनकी वेशभूषा, उनके चेहरे के हाव भाव, चित्र में बैकग्राउंड में दिखाई गई वस्तुएं, उनके रंग, ये सारी कुछ चीजें हैं ना, अपने आप बयान कर देती हैं कि हम पाठ में क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना। एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि एक चित्र 1000 शब्द, यानी एक चित्र के माध्यम से आप इतनी सारी बातें बता सकते हो। ये आपकी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है, आप कितना सोच सकते हो।
आपके पास कितने शब्द हैं। कई बार क्या होता है कि हमको अभी ये चित्र देख के बहुत मन में भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, लेकिन हमको उसके लिए शब्द नहीं मिल रहा है। जैसे अब ये देखो, गधा यहाँ पे साफ सुथरा चल रहा था, अब ये गधा यहाँ गिर गया कीचड़ में, तो इसके शरीर पे ये कीचड़ के दाग लग गए, तो इसको क्या बोल सकते हैं? धब्बा। धब्बा लग गया। अभी आपको ये देखने पे समझ में आ रहा है कि कुछ अलग से धब्बा जैसा, दाग जैसा लगा है, लेकिन यदि आपको धब्बा शब्द नहीं मालूम है तो आप सोचते रहोगे और फिर आप कोशिश करोगे कि चलो हम अपने टीचर से पूछ लें, हम अपनी डिक्शनरी में देख लें, या अपने किसी घर में बड़ों को पूछ लें। तो आपकी जो जिज्ञासा होगी वो एक नए शब्द को आपके मन में स्थान देगी। तो हमेशा चित्र वाचन हमें करना चाहिए। आपके चित्रों का वाचन आपको अनेक शब्दों से परिचित कराता है। एक जंगल में एक गधा था। इतना सुंदर जंगल है, हरे भरे पेड़, घास बिछी हुई है, वाह वाह, अच्छा लग रहा है। अब ये गधे महाशय भी कहीं से घूमते घूमते इसमें पहुंच गए थे। अब वहां से गधे महाशय चले। अब चलते 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 गधे जी एक गांव में आ गए। वह गधा किसी गांव में पहुंच गया। अब चलते चलते शाम हो गई थी, लोग काम करके अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, अंधेरा, सूरज डूबने को था। अब देखो, फिर से इसको चित्र को यदि हम इस वाचन करेंगे, चित्र को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चित्र में देखो, पेड़ पौधे एकदम हरे नहीं दिख रहे हैं, है ना, थोड़े से काले काले से दिख रहे हैं, हल्का हरा रंग थोड़ा कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ आकाश में सूरज डूब रहा है, सिर्फ हमें सूरज का प्रकाश यहाँ दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, और आसमान में थोड़ा सा काला रंग, कालीमा थोड़ी सी छाई हुई है, थोड़ी सी लालिमा है और थोड़ी सी कालीमा है, यानी गोधूली की बेला है। जो किसान है वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और सूरज डूबने को है। जो लोग अपने घरों तक पहुंच चुके हैं, उनके किसानों के बैल देखो घर के सामने उनको खोल दिया गया है, वो आराम कर रहे हैं दिन भर की मेहनत के बाद। तो इस तरह से ये गधे जनाब तो यहाँ पहुँचे इस गांव में, लेकिन यहाँ अंधेरा हो रहा था। अब चित्रवाचन के द्वारा हमको इतनी सारी बात समझ में आई कि अंधेरा हो गया है, पेड़ों का रंग अलग हो गया है, लोग वापस लौट रहे हैं, बैल जो है आराम कर रहे हैं, थके हुए हैं। रास्ते भी देखो हमको पूरे क्लियर एकदम उजाले वाले नहीं दिख रहे हैं ना, क्योंकि ये गांव है, यहाँ पे रास्ते पे सड़क पे रोशनी नहीं है, लाइट कहीं खंबा नहीं दिख रहा है लाइट का हमको। तो ये सारी बातें हमें चित्रवाचन के द्वारा समझ में आई। चलो अब हम कहानी पे वापस लौटते हैं। अब वो चलते चलते वह गधा किसी गांव में पहुंच गया। अब गांव में क्या हुआ? रात का समय था, पूरा गांव सो रहा था। अब गधे महाशय को एक जगह घास थोड़ी सी दिखी, थोड़ी सी घास खाने लगे। वो घास खा के फिर वहीं पर वो सो गए। बोले चलो गांव सो रहा है ना, मैं भी सो जाता हूं। अगले दिन अब थोड़ा सा यहाँ पे सवेरा हुआ। अब चित्र देख कर ही हमें समझ में आ रहा है कि सवेरा हो रहा है। कैसे? आकाश में थोड़ी सी लालिमा कालिमा हमें अभी भी दिखाई दे रही है, आकाश पूरा साफ नहीं है, रोशनी कहीं कहीं दिख रही है। रात का अंधेरा छट रहा था, उजाला होने को था। अब गधे भी वहाँ से भी उठे, नींद से उठे, जो सोए थे तो उठ गए जनाब। बोले वाह वाह, चलो सवेरा हो गया, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब वो बोले चलो अब तो उठ गया हूँ, इस गांव की सैर करता हूँ। अब वो घूमने के लिए निकले। अब घूमते घूमते बीचों बीच, गांव के बीचों बीच पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि गांव के हर घर में काम हो रहा है। जो गांव के पुरुष है वो अपने ढोरों को लेकर, अपने गाय बैल लेकर उन्हें चराने के लिए जा रहे हैं। गांव की औरतें जो है वो अपने घर के काम में लगी हुई हैं। कोई मक्खन बिलो रहा है, तो कोई अपने पलंग को, जो चारपाई है उसके जो रस्सी है उसको टाइट कर रहे हैं। गांव में हर एक घर में कुछ ना कुछ गोधन होता है, यानी देखो बैल है, गाय है, सब अपने, गाय का एक बछड़ा भी है, छोटा सा गप्पू जैसा बछड़ा। तो ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने अपने
कुत्ता भी है, ये भी कुछ खाने की अपने भोजन तलाश कर रहा है। ओ, एक ठो मुर्गा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यानी पूरा संपन्न गांव है, गांव के हर घर में कुछ न कुछ क्रिया चल रही है। अब गधे महाशय ने ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखी। गधे महाशय जी और आगे बढ़े, सोचे कि चलो गांव गांव में और भी कुछ मैं घूमूं, थोड़ा और घूमूं, और क्या क्या है देखूं जरा। तो वो आ गए, चलते चलते एक कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास उन्होंने क्या देखा कि गांव की कुछ औरतें यहाँ आई हैं पानी भरने के लिए। रहट में रस्सी डालकर कुएं से पानी खींच रही हैं। एक महिला अपने घर के कुछ कपड़े लाई है, शायद वो धो रही है। एक गाय भी है जो वहां बहते हुए पानी से पानी पीने का प्रयास कर रही है। और उन्होंने जो चीज नहीं देखी कि यहाँ कुएं के पीछे की साइड में, हाँ देखा उन्होंने, देखा यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, वो अपने मम्मी के साथ यहाँ पर, मम्मी है या उनकी दीदी है कि उनकी टीचर है, पर कोई तो भी है, कोई बड़ा उनके साथ में है, और वो बच्ची शायद गांव घूमने के लिए आई है। तो वो गांव का मुआयना कर रही है, गांव देख रही है, और गधे महाशय भी गांव घूम घूम कर देख रहे थे। इस तरह से जो गधा था वो पूरा गांव घूमता था, और गांव में हर व्यक्ति उसे कभी कुछ खाने को दे देता था, कभी कोई उससे काम करा लेता था। इस तरह से गधे की उस गांव में चैन से गुजर बसर होने लगी। एक बार गांव के एक आदमी ने सोचा, उसको कहीं बाहर जाना था अपना सामान लेके, लकड़ी का गट्ठर लेके, तो उसको लगा कि चलो अभी इसी गधे को इतना हम लोग खिलाते पिलाते हैं, इसी पर बोझ लाद देते हैं। तो उस व्यक्ति ने, उसके पास एक गधा ऑलरेडी था पहले से, और दूसरा एक गधा उन्होंने ले लिया, इस गधे को ले लिया। अब लकड़ी जो है उसका बोझ डाल दिया, और ये गधा लकड़ी का भारी बोझ लिए चलने लगा, जाने लगा। चलते चलते बेचारा थक गया, लेकिन उसका मालिक तो उसको बोल ही नहीं रहा था कि रुक जाओ। अब वो गांव से निकलकर आगे बढ़े। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। तो आगे बढ़े, जहां पर पहुंचे वो था एक जंगल। जंगल तो नहीं कह सकते, गांव से शहर बाजार की तरफ जाने का एक रास्ता था। थोड़ी सी हरियाली थी रास्ते के दोनों तरफ, और एक रास्ते के किनारे एक गड्ढा भी था, तालाब जैसा कह लो, जिसमें थोड़ा सा कीचड़ भी था, और बहुत सारे मेढक इसमें अपनी दुनिया बसाए हुए थे। मजे में कोई हंस बोल रहा था आपस के, कोई अकेले ही गाना गा रहा था, तो कोई अपने फ्रेंड लोग के साथ झूला झूल रहा था। जो पेड़ था वहां पे, ये तो अकेले ही कुछ बोले जा रहे हैं। वाह वाह, ये तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं मेढक के, ये भी उछल उछल के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये मेढक लोग तो इस कीचड़ में भी बड़ी प्रसन्नता से मस्ती कर रहे थे, जीवन बिता रहे थे अपना। अब ये चलते चलते गधे महाशय पहुंचे, और वह उसी दलदल में गिर गए। वह गधा एक दलदल में गिर गया। जैसे गिरा, उसकी लकड़ी यहाँ वहाँ हो गई, और वो बेचारे, उनको लगा अरे बाप रे, कितना गंदा पानी है। कहाँ तो मैं गाँव में इतने अच्छे वातावरण में था, कहाँ ये कितना चिक्कल भरा हुआ है, पाँव में गंदा लग गया, बदन पे इतनी मिट्टी लग गई, छी कितनी गंदी जगह है ये। और उसी जगह ये जो मेढक लोग थे, ये सब तो देखो कैसे मजे में नाच रहे थे, गा रहे थे, कूद रहे थे। इनको तो जैसे चिंता ही नहीं थी कि हम लोग इस कीचड़ में हैं। वह गधा जो वहां पानी में गिरा था, वह मेढकों के बीच से जाने लगा। वो जब खड़ा हुआ, वो गिरा उस कीचड़ में, तो फिर खड़ा हुआ बाद में। खड़ा हुआ तो सोचा भी कौन है कीचड़ में, बाप रे कैसे मैं रहूंगा इसमें, चलो मुझे निकलना है यहाँ से। और वो वहां से निकलने का प्रयास करने लगा। रेंकता हुआ, चिल्लाता हुआ वह इस तरह सांसें भरने लगा जैसे दूसरे ही क्षण मर जाएगा। अरे बाप रे, वो तो ऐसे सांस भरने लगा, हाँ अब मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है, बाप रे कैसे मैं रहूँगा, हाँ हाँ, ऐसे उसको अजीब सा लगने लगा, और सांसें भरने लगा, जोर जोर से सांस लेने लगा। उसको लगा कि मैं थोड़ी देर और इस गंदे कीचड़ में रहूंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। पता नहीं कैसे ये मेढक सब यहाँ रहते हैं।
सारे मेढक उसको देख रहे थे। आखिर एक मेढक ने उससे कहा, दोस्त, जब से तुम इस दलदल में गिरे हो तभी से ऐसा ढोंग क्यों रच रहे हो? वो मेढक को बहुत गुस्सा आया कि जैसे ये तो ऐसा लग रहा है जैसा भी मर ही जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कुछ है यहाँ पे। तो उसने गुस्से में कहा, थोड़ा सा गुस्सा भी आया मेढक को। उसने कहा, दोस्त, जब से गिरे हो यहाँ पर तब से ऐसा ढोंग रच रहे हो। ढोंग रचना मतलब नाटक करना, दिखावा करना। मैं हैरत में हूं, जब से हम यहाँ हैं तब से ही तुम इस दलदल में होते तो न जाने क्या करते। उस अनुभवी मेढक ने कहा, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है तुम पर। तुम तो अभी 10 मिनट हुआ इस दलदल में गिरे हो और ऐसा रो रहे हो कि मानो अभी तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। और जब से हम लोग इस दलदल में रह रहे हैं, इस कीचड़ में रह रहे हैं, और उसी समय से तुम भी हमारे साथ होते तो न जाने क्या करते। तब तो अब तक सांस ही तुम्हारी खत्म हो गई होती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर बात को जहां तक हो संवारना चाहिए। हमसे भी बुरी हालत वाले दुनिया में हैं, इसे स्वीकार करो। यानी हम जिस हाल में रहें खुश रहें। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। यानी हमको अपने आसपास की परिस्थितियों से शिकायत नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें अच्छी, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम जहाँ पर हैं तो उसी में संतुष्ट रहें कि बस हमारे लिए यही स्वर्ग है, अब हमें इससे आगे निकलने का प्रयास नहीं करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जहाँ पर रहें उसको नकारात्मक दृष्टि से न देखें। आगे बढ़ना अच्छी बात है। स्वस्थ मन से, सकारात्मक मन से हम आगे जाने का प्रयास करें, आगे निकलने के लिए मेहनत करें और अच्छी जगह में जाने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन हम जहाँ पर हैं हमेशा उसी का रोना रोते रहें और उस आगे निकलने के लिए कुछ ना करें, बस रोना रोते रहें कि छी कितना गंदा है, मेरी ही किस्मत खराब थी क्या, मैं इस गड्ढे में गिर गया, जैसे गधा रो रहा था, मैं ही ऐसी हूँ क्या, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब रोना हमें नहीं रोना चाहिए। अनावश्यक दुख नहीं मनाना चाहिए। किसी बात को बिना मतलब कोसना नहीं चाहिए। जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, उसे स्वीकारते हुए उसे संवारना जरूर चाहिए। लेकिन जब हम, ऐसा होता है ना कि हम जब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ चलो अब मैं हूँ ना यहाँ पर, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी या मैं कोशिश करूँगा कि मैं इससे भी अच्छा काम कर सकूँ, तब निश्चित हमें सफलता मिलती है। नहीं तो हम गधे की तरह सिर्फ रोते रहते हैं और सांस भरते रहते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं कि अब तो हम गए, हाय राम हम गए, हाय राम हम गए। तो इससे हमें कभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए कवि निराला कहते हैं, हर बात को जहाँ तक हो संवारना चाहिए। हमसे भी बुरी हालत वाले दुनिया में हैं, इसे स्वीकार करो। मैंने अभी कहा कवि निराला। कवि निराला इसलिए कहा कि ये कोई कविता नहीं है, ये तो कहानी है। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार, रचनाकार, कवि थे। इसलिए स्वाभाविक ही उनके लिए जब हम जब नाम लेते हैं तो हमारे मुंह से उनके लिए कवि ही निकलता है। तो चलो, अपनी हालत पे रोना हमें छोड़कर उसे संवारने का प्रयास करना है। और तो चलो प्रयास शुरू करें। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।